हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा एंड दिस वीडियो इज़ फॉर BA 5th सेमेस्टर हिंदी स्टूडेंट्स। तो हमारे 5th सेमेस्टर में जो हमारा पेपर 2 है उसमें हमें पढ़ना है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। तो उसमें हमें बहुत सारे पोएम, बहुत सारे ऑथर्स को, बहुत सारे राइटर्स को पढ़ना है। तो हम पोएट को पढ़ेंगे इस बार। तो नेक्स्ट जो हमारे 3rd यूनिट के जो सिलेबस में हमारे दिया हुआ है वो हमें भारतेंदु जी को इस बार पढ़ना है। ठीक है। तो भारतेंदु जी का तो हम लोगों ने निज भाषा ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा भारतेंदु जी के बारे में जानेंगे और इस बार इनके दोहों के बारे में जानेंगे। ठीक है। निज भाषा तो हमें भी पूरा याद है एंड थोड़ा सा हम लोग भारतेंदु, ये जो मैंने आपको नोट्स दे रही हूँ ना, अगर कोई है जिसको डेप्थ में पढ़ना है तो ये उसी के पूरे नोट्स है पूरा। आप उसको लेकर पॉज करके अपने कॉपी में नोट कर सकते हो एंड पढ़ भी सकते हो। तो हम मोटा मोटा चीज़ डिस्कस करेंगे, जो उनकी मेन रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं का नाम क्या है, और उसके बाद इनके थोड़े से इनके बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो भारतेंदु जो है वो भारतेंदु युग के प्रवर्तक है। इनका असली नाम हरीशचंद्र है, बट इनको भारतेंदु बुलाया जाता है। ठीक है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भारतेंदु इनका नाम था, बट ऐसा नहीं है। इनका नाम हरीशचंद्र था। ये भारतेंदु युग के प्रवर्तक थे और आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं एवं भारतीय नवोत्थान के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है। इन्होंने, इनकी सारे वर्क्स में आपको देश प्रेम ओतप्रोत दिखेगा। इन्होंने भाषा पे बहुत जोर दिया है। उनका यही मानना था कि हमारी जो हिंदी है, देखो उस वक्त क्या होता था, जब हम हिस्टोरिकल थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानेंगे तो अंग्रेज जब आए तो इंग्लिश कर दिए। उस टाइम पे पर्शियन लैंग्वेज बहुत प्रेविलेंट होती थी। ठीक है। उर्दू बोली जाती थी, हिंदी पे उतना फोकस नहीं किया जाता था। तो इसी तरीके के राइटर्स आए जो हमें हिंदी को लेकर, हिंदी मूवमेंट भी चला जिसमें सारे के सारे एक साथ हो गए एंड इसी पे हमारे भारतेंदु जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। उन्होंने तो निज भाषा उन्नति अहे के बारे में बताया कि बिना निज भाषा के ज्ञान के हम कभी भी उन्नति की सीढ़ी को प्राप्त नहीं कर सकते। देखो इनके जो पेरेंट्स हैं ना वो बहुत कम उम्र में गुजर गए और इनका जो लालन पालन है वो जो नौकर थे, नौकरानी उन्होंने किया। ये 18वीं व 19वीं शताब्दी जगत के सेठों के घर एक प्रसिद्ध परिवार के वंशज से भारतेंदु जी सेठ परिवार से बिलोंग करते थे और ये सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े बेटे थे। इनका जन्म ननिहाल में ही हुआ है 9 सितंबर 1850 को, और जब 5 वर्ष के थे तो माता चली गई, 10 वर्ष के हुए तो पिता चले गए। तो इनका लाइफ इस तरीके से बीता है और उनका लालन पालन तिलकधारी नौकर ने किया और काली कदमा दाई ने किया। यानी 2 लोग थे जो इनका लालन पालन किए। ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इनकी जो बुद्धि थी वो बहुत तीव्र थी और उनको चीज़ें याद बहुत ज़्यादा जल्दी होती थी। ये ग्राफ्स बहुत ज़्यादा जल्दी करते थे। अगर मैं बात करूं, इन्होंने क्वींस कॉलेज ज्वाइन किया, जिसके बाद वहाँ पे उनका मन नहीं लगा। कॉलेज उन्होंने किया कंप्लीट, उसके बाद कॉलेज छोड़ दिया उन्होंने और उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के साथ साथ बंगला, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इमेजिन, यानी अभी जिस तरीके का माहौल चला हुआ है, पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे, पढ़ाई करते थे लैंग्वेज का, लैंग्वेज सीखना उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन आज लोग फोर्स करके बुलवा रहे हैं लैंग्वेज। दिस इज़ सो डिस्गस्टिंग मैन। हर स्टेट की एक अपनी लैंग्वेज है और हर पर्सन को फ्रीडम है कि वो कुछ भी सीख सकता है और कुछ भी वो बोल सकता है ना। हम इंग्लिश को एज ए कॉमन लैंग्वेज इसलिए यूज़ करते हैं कि हम दूसरे स्टेट में जाए, कोई हमारी भाषा नहीं समझ पाए तो हम इंग्लिश बोलेंगे। अदरवाइज़ हिंदी तो हर जगह है, हिंदी सबको आती है। बट नहीं, आजकल महाराष्ट्र में जो भी हो रहा है, अब साउथ के एरिया में हिंदी का कितना अपमान हो रहा है ना। महाराष्ट्र वाले भी चालू हो गए अब तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो यूनिटी है वो खतरे में आ रही है। बहुत ही छोटी सी चिंदी चीज़ों के लिए अगर इस तरीके का हो रहा है। हम खुद मराठा का बहुत सम्मान करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि शिवाजी का जो रोल है वो बहुत बड़ा है एंड हम सब उनको याद करते हैं। शिवाजी ने जिस तरीके से मुगलों के अगेंस्ट लड़ाई की, उनका इतना लिटरली हम लोगों के तो कॉलेज में पूरा थिएटर हुआ था इस पर।
एंड इतना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हुआ था कि मुझे याद है जो शिवाजी का जो मेन लीड था, ठीक है, शिवाजी का जो रोल करा था, उसको देख के मेरे आँख में एकदम आंसू आ गया। वो इतना रियल एक्टिंग कर रहा था, हम लोग एकदम खो गए थे उसमें। हम लोग इतना खो गए थे मेन कैरेक्टर शिवाजी में कि हम लोग को ऐसा लग रहा था कि बाप रे, अगर ये बन के इतना इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी लग रहा है तो वो उस वक्त कैसे होंगे। इमेजिन, लिटरली हम लोगों को तो गूज बम्स आए जा रहे थे एक एक डायलॉग में। तो इस तरीके के एंड हम लोगों के मन में हर एक वीर जो योद्धा हैं, जो हमारे पास में जितने भी वीर योद्धा हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, कोई भी हो, उन सब के लिए एक ह्यूज रिस्पेक्ट है। एंड वो जो लैंग्वेज बोलते थे उनके लिए रिस्पेक्ट है, उनके कल्चर के लिए रिस्पेक्ट है। तो अब क्या हो गया, अब क्यों ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं? क्योंकि लोगों के अंदर ना एक्सेप्टेंस ही ख़त्म हो गई है। उनको ये चाहिए कि थोपना है बस मुझे अपने चीज़ों को लेकर, एंड एक्सेप्ट नहीं करना है। तो आई थिंक कि हर पर्सन को अपनी लैंग्वेज बोलने का अधिकार है, वो किसी भी स्टेट में जाए। वो बस कन्वर्सेशन की भाषा है। भाषा का मतलब क्या है? आप बस किसी से कन्वर्सेट कर पा रहे हो, बात कर पा रहे हो ना, बात ख़त्म। लेकिन नहीं, आप मराठी बोलिए, उधर साउथ वाले हिंदी को लेकर अलग चिड़े हुए हैं। आई गेस दिस नीड्स टू बी स्टॉप इमीडिएटली, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो, आप लोग भी फ्यूचर जनरेशन ही हो। एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, बिल्कुल अब पढ़ाई के लिए हम लोगों को निकलना ही पड़ता है। हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हम कहाँ काम कर रहे हैं, उस बेसिस पे अगर हर कोई हमें ये बोलने लगे, हर कोई हमें ये सिखाने लगे कि तुम यहाँ की भाषा बोलो, एंड इफ़ आई एम नॉट एबल टू स्पीक दैट, तो फिर मुझे अगर कोई मारे तो ये कहाँ तक सही है? वैलिड नहीं है ना ये। तो इट्स जस्ट अ सोशल मैसेज कि इस तरह की चीज़ें करके हम अपनी यूनिटी को ना तोड़ें। बिकॉज हमारा भारत के लिए ही लोग लड़के गए हैं, है ना। शिवाजी सिर्फ महाराष्ट्र के लिए काम नहीं किए, वो पूरे इंडिया में जाने जाते हैं, है कि नहीं, है ना। तो कोई भी हो, महाराणा प्रताप को सिर्फ मैं जानती हूँ, आप जानते हो, या डिफरेंट डिफरेंट पास के स्टेट जानते हैं, हर कोई जानता है। तो अगर रिस्पेक्ट नहीं हो सकती है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एजुकेशन का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर ऐसी बातें कर रहा है तो फिर यहाँ पे फेलियर ऑफ एजुकेशन भी दिखेगा, है ना। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ाने के लिए आई थी और ये लेक्चर झाड़ने लगी, बट दिस इज़ एक्चुअली एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि अगर हम एज अ टीचर अगर आपको नहीं एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को लेकर, गलत सही नहीं बताएंगे, तो आप भी कल को जाके यही सब करेंगे इन्फ्लुएंस में आके, है ना। और हमें भारत की यूनिटी पे फोकस करना है, क्योंकि हम एक रहेंगे तो ही सेफ है। अदरवाइज़ तो हमें तो ऐसे ही तो हमें ब्रिटिशर्स ने तोड़ा, है ना। ऐसे ही तो हमारे प्रिंसली स्टेट्स से राजाओं के साथ मिलके किसी ने उनकी बात मान ली, और कि जो नहीं माना तो ऐसे धीरे धीरे कर करके वो आए। इस पर्पज़ से थोड़ी ना आए थे कि वो यहाँ पे राज ही करेंगे, बट उन्होंने देखा, फूट डालने लगे सब में, सब अलग होते गए और वो अपना राज करते गए, और इतने सालों का शासन झेला हम लोगों ने। आज मैं अपने थॉट शेयर कर पा रही हूँ, उस वक्त के लोग तो कुछ भी नहीं बोल पाते थे, इमेजिन करिए। तो अगर हम एक हैं तो ही हम अपने भारत की उन्नति भी कर सकते हैं। तो भारतेंदु जी भी बहुत इस मामले में थे, इसीलिए मैं आज ये हिंदी वाला टॉपिक क्यों उठाई, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर कि जब वो इस तरीके से हिंदी का अपमान हर जगह होते हुए देख रहे होंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। क्योंकि भारतेंदु जी वही हैं जिन्होंने हिंदी को लेकर बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है। जैसे हमारा जो प्रेमचंद है वो उर्दू में भी लिखते थे, उनको भी कई लैंग्वेज आती थी, उर्दू हिंदी, पहले वो उर्दू से ही शुरू किए। लेकिन भारतेंदु जी का ये कहना था, उन्होंने हिंदी को बहुत, देश प्रेम को उन्होंने बहुत महत्व दिया है, वर्चस्व दिया है। उनके वर्क्स में आपको देश प्रेम, उनके वर्क में आपको कैसे देश उन्नति कर सकता है, उनके वर्क में आपको हिंदी, इसी तरीके की थीम्स को प्रिवलेंट मिलेगा आपको। इवन आई हैव विजिटेड हिज होम ऑल्सो, है ना। मैं तो मुंशी प्रेमचंद जी के घर पर भी विजिट कर चुकी हूँ, क्योंकि हम एजुकेशनल विजिट पे जाते ही रहते हैं, क्योंकि हमको सीखना होता है तो हमें जाना पड़ता है। एंड लिटरली हम लोगों को कुछ नहीं पता था कि रास्ता कहाँ से है, हम इतनी गली गली बनारस की गलियाँ घूमे तो जाके उनका घर मिला। बहुत ही फ़नी सा मेमोरी है ये, जिसमें हम लोग पूरे रास्ते जो है, एक तो धूप था ऊपर से, उसी में हम लोग खूब जाके पता करते हैं, अरे भैया भारतेंदु जी का घर का है, भारतेंदु जी का घर का है। एंड देन हम लोग भारतेंदु जी के घर पे विजिट किए, उनकी चीज़ों को देखे, उनके डॉक्यूमेंट्स को देखे, उनके सिग्नेचर को देखे। सबसे पहले मैंने सिग्नेचर देखा कि भाई वो भारतेंदु हरीश चंद्र लिखते कैसे थे। बहुत ज़्यादा फनी था। एंड उनके पेन स्टैंड्स को देखा, उन्होंने इत्र के कलेक्शंस को देखे। देयर आर सर्टन थिंग्स जो आपको, जब भी आप किसी राइटर को पढ़ो तो ट्राई करिए कि वहाँ पे पहुँच जाए।
ठीक है। और थोड़ा बहुत तो लिटरेचर के बच्चे हो तो थोड़ा बहुत तो ये आदत डाल ही लो कि जब किसी चीज़ को पढ़ो, हम जब भी किसी चीज़ को पढ़ें तो उस राइटर के अगर घर को अवेलेबल है एंड स्पेशली जा सकते हैं परमिशन लेकर, तो फिर बिल्कुल जाइए, आप लोग जाकर देखिए, आपको खुद भी अच्छा फील होगा। ठीक है। खैर, अब बहुत ज्ञान दे दिया मैंने आप लोगों को, आप लोग चिढ़ ना जाए इसलिए मैं आगे पढ़ाती हूँ। ठीक है। तो उन्होंने क्वींस कॉलेज ज्वाइन किया। क्वींस कॉलेज कहाँ है? वाराणसी में प्रवेश लिया। वहाँ पे उनका मन नहीं लगा, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुद्धि के थे। इन्होंने इतने सारे लैंग्वेज की स्टडी की, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, बांग्ला, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू। इमेजिन इतना। मुझे लगता है एक लैंग्वेज सीखने में अब हम लोग एकदम निकल जाएंगे, हम लोग की पूरी लाइफ चली जाती है कि ये इतने सारी लैंग्वेज की स्टडी कर ले। सोचो, इंटरेस्ट है, ये फोर्स नहीं है कि सीखो बोलो, इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट की ही वजह से लोग सीखता है। और जब ये 13 साल के थे तो आपको पता है बाल विवाह होता था, तो 13 साल में इनकी बाल विवाह हो गया। और मन्ना देवी इनकी वाइफ का नाम था। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, लेकिन दुख के कारण बताना पड़ रहा है कि इनके जो दोनों पुत्र थे उनके छोटे पे ही उनके देहांत हो गए था, बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो गई थी उन दोनों की। लेकिन जो पुत्री थी वो सुशिक्षित थी और वो ठीक भी थी। ठीक है। भारतेंदु जी को बहुत ज़्यादा ऋण लेने की आदत भी पड़ गई थी। फिर धीरे धीरे उनकी जो बाल्या यात्रा थी एक प्रकार से अंतिम यात्रा थी। 1884 में जो बलिया में जो उन्होंने, आपने बलिया का नाम भी सुना होगा, उनके एक वर्क है उससे भी ये लिंक करता है। ठीक है। उन्होंने एक लेक्चर भी दिया था। हाँ, ददरी मेला में उन्होंने एक लेक्चर, कुछ लोग दादरी बोलते हैं कुछ लोग ददरी बोलते हैं, उन्होंने एक लेक्चर वहाँ पे दिया था और वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था। उसके तो हम लोग सिलेबस में भी पढ़ा है, गेस 3rd सेमेस्टर या 2nd सेमेस्टर में ही पढ़ चुके हैं। एंड वो भी बहुत ही अच्छा भाषण था जिसमें भारतेंदु जी ने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फनी है। ठीक है। मेढक का एग्जाम्पल एंड बहुत सारी और चीज़ें भी। चलो, अब उनका जो डेथ है वो किस रीज़न से होता है? क्षय रोग से वो ग्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण 6 जनवरी को 1885 में सिर्फ 34 ईयर के थे उनकी डेथ हो गई। ठीक है। अब हम तो इनके थोड़े से मेजर वर्क्स की हम बात करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र अनेक भारतीय भाषाओं में कविता करते थे, परंतु ब्रज भाषा पर इनका असाधारण अधिकार था। इनमें श्रृंगार रचना भी दिखती है। केवल प्रेम को लेकर इनकी रचनाओं के 7 संग्रह प्रकाशित हुए, जिसमें प्रेम फुलवारी, अब देखो प्रेम को ही लेकर उन्होंने 7 बार संग्रह इनका पब्लिश हुआ है, जिसमें प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग तथा प्रेम सरोवर। तो देखो होता क्या था ना, जब हम एग्ज़ाम लिखते थे तो हम लोगों को भी चीज़ें याद करनी होती थी, एंड तुम्हें भी पता है कि लर्न करना इज़ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। तो हम लोग क्या करते ना, हम लोग प्रेम याद करके जाते थे एंड धड़ाधड़ लिख के आते थे। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, हो गया इतना सारा। अब देना ही पड़ेगा एग्जामिनर को, नंबर कैसे काट लेगा नंबर। तो आप लोग भी इसको याद करके जाइएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसे लिख देंगे ना एग्जामिनर्स के, अरे वाह बच्चा तो बहुत सारा याद कर लिया है। ओके। फिर आप इनका वर्क कुछ देखेंगे। सो बेसिकली उन्होंने जो भाषण ददरी के मेले में दिया था वो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, तो इस टॉपिक पे दिया था। बहुत ही ब्रिलियंट है वो, एक तरीके से ना ऐसे के फॉर्मेट में बना दिया है, तो उसको जाके आप लोग ना ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। ठीक है। ओके। और बहुत ही इन्होंने लगभग 72 छोटे बड़े ग्रंथों का प्रणयन करके हिंदी का प्रचार और प्रसार करते हुए जगत में अपने लिए सदा एक स्थायी भाव बना लिया है। आपको भी पता है, हर कोई भारतेंदु जी के बारे में जानता है। एंड इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे, और ये जो भी नाटक लिखते थे वो देश प्रेम से ही रिलेटेड होता था। ठीक है। भारतवासियों के परस्पर फूट उन्हें बहुत खटकती थी। मैंने अभी जस्ट बोला कि इन्हें बहुत चिढ़ होती थी जब कोई भी भारतवासी के अंदर मतभेद होता था, वैमनस्य स्थापित होता था, या फिर अभारतीयता उनको बहुत बुरी लगती थी। जैसा अभी मैंने बोला ना कि भारतेंदु जी को बहुत बुरा लग रहा होगा कि वो जब हिंदी का तिरस्कार होते हुए देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये
कोई भी मैटर ऑफ डिसरिस्पेक्ट है ही नहीं। फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ हम कहीं भी किसी भी स्टेट में जाते हैं, डिफरेंट स्टेट में हम विजिट करते हैं, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कोई फॉरेनर आया ही हुआ है। फॉरेनर आके क्या कर रहा है, फॉरेनर आके घूम रहा है, प्लेसेस विजिट कर रहा है। किसी दर्शनीय स्थल पे चले जाओ, वहाँ पे फॉरेनर है ना, घाटों पे चले जाओ, वहाँ पे फॉरेनर है, कहाँ नहीं है। तो मैं क्या करूँ, उसको बुलाऊँ और कहूँ कि हिंदी बोल, उसके बाद उसे पीटूँ? नहीं कर सकती ना मैं ऐसा। सेम गोज विद दैट कि ये मेंटालिटी आई कहाँ से, ज़रूरत क्या है इस चीज़ की। मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप मेरी लैंग्वेज में बात करो तो शायद मैं इसीलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि आप भी मेरी वाली लैंग्वेज बोल रहे हो, लेकिन मैं आपकी नहीं जानती, तो मैं सिंपल सी बातें नहीं बोलूँगी। वेल, दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, आई नो। मे बी अभी भी कुछ लोग यही सोचेंगे कि हाँ तो क्या हो गया, ऐसा कर दिया तो। सम्मान करना चाहिए भाषा का। देखो, भाषा का सम्मान हर कोई, हम तो साउथ की भाषा का सम्मान करते हैं, हम नॉर्थ की, ईस्ट की, वेस्ट की, हर जगह की भाषा का सम्मान करते हैं। हमारे पूरे इंडिया में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, हम सबको सम्मान करते हैं। हम छोटे छोटे डायलेक्ट्स को सम्मान करते हैं, क्यों नहीं करेंगे भाई। यही सारे छोटे छोटे डायलेक्ट्स हैं ना जो हम बोली जाती है। ट्राइबल ग्रुप्स में तो यही सब होता है, तो हम उनकी भी लैंग्वेज का सम्मान करते हैं। बट सम्मान करने का मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई कहीं ट्रैवल करने के लिए गया है तो आप उसको बोलो कि नहीं अभी बोलो अभी बोलो, फिर तो ये तो बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। नहीं, बहुत गलत इंप्रेशन जाता है दूसरे स्टेट्स पे भी, आई मीन दूसरी कंट्रीज़ में भी। वो क्या सोचेंगे हम लोग के बारे में कि अभी तक इन लोगों का फूट जो है वो चल ही रहा है। मतलब कभी भाषा को लेकर कभी लड़ेंगे, कभी धर्म को लेकर लड़े, कभी कास्ट को लेकर लड़े, है ना, और कभी कुछ नहीं मिला तो फिर जेंडर को लेकर लड़ने लगे। एक उधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। क्या मतलब है इस चीज़ का, है ना। अब तो और नेक्स्ट जनरेशन नई आ रही है, और नेक्स्ट लेवल का जो जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिलेगा। इंटर तो देखने को मिल ही रहा था, इंट्रा जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है अब। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आई थिंक थोड़ा सा एक्सेप्टेंस अगर आ जाएगा लोगों में तो प्रिटी श्योर की जो प्रॉब्लम्स है ना वो सारी सही हो जाएंगी। चलो अब भारतेंदु जी के दोहों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है ना, उन्नत से लेके लूटे तक है। तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखेंगे। तो संदर्भ में लिख देना कि ये प्रस्तुत दोहा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है, और प्रसंग में यह दोहा शुभकामना के रूप में लिखा गया है। तो इसमें क्या करें, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो क्या है, कैसे लिखेंगे। भारतेंदु जी कहते हैं कि सभी भारतवासी उन्नत चित होकर आपसी प्रेम और सौहार्द में वृद्धि करें। आप देख लो इनका थिंकिंग देख लो, वही सेम चीज़ मैं भी बोल रही हूँ आपको। हृदय से कपट को त्याग सभी के साथ समान व्यवहार करें। हम इक्वालिटी चाहते हैं, इक्विटी चाहते हैं। सभी लोग सत्य के पथ पर चलेंगे, तभी आर्यजन सुखी व संपन्नशाली होंगे, तभी सब लोग हैप्पी रहेगा, पीसफुल लाइफ जी पाएगा। ईश्वर की आराधना करने के विभिन्न कर्म व नियम बताए गए हैं। अपने अपने धर्मों को मानते हुए भक्ति के मार्ग पर चले। इसमें ये पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं स्टेट किया, सिंपल बोल दिए कि परमात्मा को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए बहुत तरीके के नियम बनाए गए, कर्म बनाए गए। किसी भी धर्म के आप भक्ति के मार्ग पर चलें। सभी के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की धारणा हमेशा बहती रहती है। ऐसी कामनाएं भारतेंदु जी कहते हैं। भारतेंदु जी एक तरीके से शुभकामनाएं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि सारे भारतवासी एक चित्त होकर आपसी प्रेम के साथ रहें, तभी हम क्या करेंगे, उन्नति कर पाएंगे। जितनी भी अपने डिफरेंट विषमताएं हैं, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, इस सभी को ख़त्म करें, ठीक है। और फिर क्या करें, सत्य के मार्ग पर चलें, सच बोलें, और तभी हम क्या करेंगे, एक पीसफुल लाइफ जी पाएंगे, हमारा नेशन भी ग्रो कर पाएगा। और वो क्या बोलते हैं कि सभी धर्मों में ईश्वर को लेकर कुछ नियम होते हैं, कुछ कर्म होते हैं, उनके ही मार्ग पर चलें, भक्ति के मार्ग पर चलें, और ईश्वर के प्रति प्रेम की धारा आप में हमेशा बहती रहे, आपके दिल में ईश्वर प्रेम हमेशा रहे। ऐसी कामना भारतेंदु जी करते हैं। आप सेकंड देख लीजिए थोड़ा सा, विविध से लेकर है आपका सूल तक, ठीक है। तो इसमें भी सेम लिख दीजिएगा, लेकिन सेकंड प्रसंग में लिखिएगा। इसमें कवि ने मातृभाषा के हृदय में बताया है, विषय में बताया है, मातृभाषा के विषय में बताया। मातृभाषा क्या होती है, जब हम बच्चे होते हैं, जो हम पहला शब्द बोलते हैं, जिस भाषा में बोलते हैं वो हमारा मातृभाषा। जैसे मान लो हम लोग जो है वो मम्मी बोलेंगे, दूसरा है वो कोई आई बोलेगा, कोई और का होगा वो कुछ और बोलेगा, तो वो उसकी मातृभाषा है। कवि कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की कलाएं, असीमित शिक्षा तथा अनेक प्रकार का ज्ञान सभी देशों
से ग्रहण करना चाहिए। देखो, भारतेंदु जी खुद इतने सारे लैंग्वेज को सीखे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं कि अंग्रेजी मत पढ़ो, वो नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेजी मत सीखो, बिल्कुल सीखो। हर एक डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं का ज्ञान लो, डिफरेंट डिफरेंट देशों से ज्ञान लो, वो ठीक है, लेकिन उस भाषा को लेकर प्रचार प्रसार करने का माध्यम हिंदी हो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मुझे जर्मन से लैंग्वेज, मैंने जर्मन पढ़ लिया, मैंने फ्रेंच पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, ठीक, वहाँ की टेक्स्ट बुक्स को भी इतने ज़्यादा पढ़ ली, मैं बहुत विद्वान हूँ। लेकिन क्या मैं यहाँ पे लोगों को वो ज्ञान अर्जित करने का मौका दे सकती हूँ? नहीं। मैं अपने फैमिली पे बोलूँगी कि अरे सुनो, मैंने फ्रेंच में ये सीखा है, तुम भी मेरा सुन लो तो ज़रा, ये में ये बोला गया था। आप नहीं सिखा पाओगे, आपको अपनी ही भाषा में कहना पड़ेगा। कि आप फ्रेंच में कह दोगे और दूसरा सीख जाएगा। तो वो यही कह रहे हैं कि जब उस ज्ञान का प्रचार अपनी ही मातृभाषा में करना चाहिए, क्योंकि निज भाषा से ही अपनी उन्नति होती है, अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि वो सारी उन्नति का मूलाधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। तो वही सेम चीज़ है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं हियो को शूल। ये लास्ट वाली लाइन है, ठीक। अब नेक्स्ट देख लीजिए, थर्ड देख लीजिए, आपको 4 पढ़ना है इसमें से, ठीक है। तो वैसे तो ये पूरा पोएम जो है ना वो आप पूरा पढ़ सकते हो आप, क्योंकि आई हैव परफॉर्म दिस पोएम ऑन द स्टेज, तो आई नो दैट आई हैव लर्न, ओके। थर्ड देख लीजिए, आपको क्या लिखा है, प्रसंग, संदर्भ सेम लिखिएगा, भारतेंदु जी के दोहे हैं। प्रसंग में अंग्रेजों के शोषण नीति का भारतेंदु जी ने व्यंग्य करते हुए व्यक्त किया है। अब ये क्या बोलते हैं अंग्रेजों को, कवि अंग्रेज पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि अंग्रेज लोग अपने पहले की तरह अब लड़ाई झगड़े करके भारत के लोगों का शोषण नहीं करते, बट अब वो क्या करते हैं, मीठे मीठे बोल बोलते हैं, हंस हंस के बातें करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी सिंपल सी बात है कि देखो, भारतीयों के मन में मुझे नहीं पता अब क्यों इतना हेट्रेड है, क्यों हमारे जो भारतवासी हैं वो हमेशा से ही लोगों को ना, हम लोग एक अम्ब्रेला की तरह है, इतना बड़ा अम्ब्रेला जिसमें कोई भी आता है और सेटल हो जाता है, कोई भी आके उसी के नीचे बस जाता है, कहता है ठीक है मुझे भी थोड़ा स्पेस दे दो, मैं भी रहना चाहता हूँ, मैं भी रहना चाहता हूँ। इसलिए तो अपने भारत में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर, और इमेजिन कर लो अगर हमारे मन में इतना ही हेट्रेड होता, तो जो सबसे पहले खतरे में आते हैं वो हमारे टूरिस्ट होते हैं जो बाहर से आते हैं, है ना, विदेशी। हम लोग उन्हें कितने प्यार से ग्रीट करते हैं, हम उन्हें नफरत दिखाते हैं कि भाई तुम लोग, हम लोगों को 200 साल तक पता नहीं किस बात को लेकर इस वक्त जो है, जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आई नो कि लोअर कास्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, दलित्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, बट अब तो आप लोग इक्वल हैं। तो अगर अब, लेकिन फॉर एग्जांपल कि अभी भी अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, मैंने एक वीडियो देखा था साउथ साइड की, वो वीडियो थी जिसमें एक बच्ची थी, दलित थी, उसको क्लास के बाहर बैठा के पढ़ाया जा रहा था। तो सिंपल सी बात है कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, ठीक है, ये गलत है, इसके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए, बिकॉज हर किसी को राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, कोई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, पहली चीज़ मैं इसके साथ हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो अगर लोअर कास्ट अपने मन में बिठा के ही रखें कि अपर कास्ट वाले तो मेरे दुश्मन हैं, तो ये कहाँ से होगा, है ना। हम अंग्रेज हमारे ऊपर इतने साल से शासन किए, हम उनके लिए हेट्रेड मेरे मन में नहीं है, हम उनसे प्यार से ग्रीट करेंगे, हम उन्हें नमस्ते बोलेंगे, हम उनको बोल देंगे आपको कैसा लगा हमारी कंट्री, हमारी इंडिया कैसी लगी आपको, हम उनसे प्यार से बात करेंगे। तो अब यहाँ के पर्टिकुलर लोग ही अगर आपस में ही इस तरीके का रखेंगे व्यवहार, एक हेट्रेड बना के रखेंगे किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, जैसे मैंने अभी बोला कि मान लो कोई दलित है तो बहुत पूर्वज उसके बहुत ज़्यादा झेले हैं फॉर एग्जांपल, एंड अब सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन अब उसके मन में ये चीज़ रिजिड बैठ गई है कि हम इनसे नफरत करेंगे क्योंकि इन्होंने हमारे साथ पास्ट में ये चीज़ किया है, तो ये चीज़ तो गलत है ना। तो वही चीज़ है, जैसे उस छोटी बच्ची के साथ गलत हुआ, आई थिंक वो 8th क्लास की होगी, एंड उसके साथ बिल्कुल गलत हुआ, उसके साथ अगेंस्ट में उसके एक्शन लेना चाहिए, जो टीचर उसको बाहर निकाले बिल्कुल उसको करो ऐसा, है ना। हमने इतने सारे वर्क्स पढ़े हैं जिसमें दलित को लेकर बात की गई है ना। तुलसी राम है हमारे, हमने उनको पढ़ा, हम बहुत सारे इंग्लिश में राइटर्स भी पढ़े, और जब हम छोटे होते थे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स को भी पढ़ते तो उसमें भी कितने सारे ऐसे चैप्टर्स थे जो इस चीज़ पे बात करते हैं,
एंड हम सभी इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ गलत है। आज भी हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। क्यों दोहराएंगे? क्योंकि हमारे लिए ह्यूमैनिटी प्रेफर करते हैं। उस वक्त के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा फैली थी, ठीक है, भ्रांति बहुत थी, कुरीतियाँ बहुत थी, तो लोगों के मन में इस तरीके का था। लेकिन आज अगर हम एजुकेटेड है फिर भी अगर आप ऐसा काम करें तो फिर तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, ठीक है। सोचने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। ओके ना, फिर क्या बोलते हैं कि आज जो है अंग्रेज क्या करते हैं, हंस हंस कर मीठे मीठे बोल बोलते हैं। वे मीठे मीठे बातों में दिखावे करने में बहुत चतुर है। कवि कहता है कि ये अंग्रेज लोग सज्जन नहीं है। तो भारतेंदु जी को इनसे प्रॉब्लम है। भारतेंदु कहते हैं कि देखो ये जो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं ये बस दिखावा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा हमें हेट्रेड किया, हमें इतना ज़्यादा हमको तरसाया है, हमें 200 साल तक, इतने लंबे समय तक जो है शासन काल में इनके हमें क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ी। हमें अपने विचारों के आदान प्रदान की भी क्या बोलते हैं उसको, परमिशन नहीं थी। हमें ज़बरदस्ती खेती करने को मजबूर किया जाता था नील की, जिसके बाद पूरा लैंड एकदम बैरन हो जाता था, बंजर हो जाता था, ठीक। तो ये क्या है, ये बस मीठी मोटी बातें करके बहुत चतुर हैं, ये दिखावटी कर रहे हैं। अंग्रेज लोग कभी सज्जन नहीं हो सकते, ठीक है। फोर्थ चीज़ देखो, अब फोर्थ में हम वही सेम चीज़ लिखेंगे कि इसमें अंग्रेजों के बारे में जो भी बोला गया है। अब एक चीज़ व्याख्या देख लो पहले तो इसका। कवि कहता है कि सभी लोग अपने गुरुओं को बुरा बताते हैं, अर्थात अंग्रेज लोग हमें देखकर खुश होते हैं। अब ये इसमें बहुत बड़ी बात कही है। जैसे लॉर्ड मैकाले, आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इंग्लिश को लेकर उन्होंने बहुत काम कर दिया इंडिया में, जिसकी वजह से आज तक हिंदी बोलने वालों को लोग ऐसा समझते हैं कि यार इन्हें आता ही नहीं है इंग्लिश, ठीक है। मैं भी हर जगह हिंदी बोलती हूँ, जब मुझे लगता है कि ठीक है बोलना चाहिए तो ही मैं इंग्लिश बोलती हूँ, अदरवाइज आई प्रेफर माई ओन मदर टंग हिंदी। लेकिन आप खुद देखोगे जब आप 4 लोग के बीच में बैठते हैं, जब आप स्पेशली जब आप अपने एकेडमिक्स में होते हैं और आप लोगों से मिल रहे होते हैं, आप सेमिनार में मिल रहे होते हैं किसी से, आप कहीं और जाते हैं, उस वक्त लोगों को बस आप जज करिएगा। हर कोई सोचेगा कि कितना वो इंग्लिश बोल ले, ठीक है, क्यों वो इंग्लिश बोलता है। एंड कोई पर्सन है, आप फर्स्ट टाइम उससे मिल रहे हो, सबसे पहले बहुत इंग्लिश में बोलेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, कवि कहता है। और वो अंग्रेज लोग हमें क्या बताए कि हमारी जो गुरुकुल परंपरा है वो खराब है, तुम अंग्रेजी पढ़ो, तुम अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ोगे तो तुम क्या होगे, सिविलाइज्ड हो जाओगे। सिंपल सी चीज़ है, मैं आपसे बताना चाहती हूँ। आज हमारी एनईपी बहुत काम कर रही है, हमारी एनईपी काम कर रही है, हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट में एक एफर्ट लिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आप स्कूल का जो सिचुएशन है, स्कूल में जो भी चीज़ें होती हैं, अगर थोड़ा सा उसको एनालाइज किया जाए तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि हम लोगों को तो कभी भी ब्लैक बोर्ड पर आकर अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका तो नहीं मिलता था। ऐसा होता था, जैसे मैं मॉनिटर थी तो मुझे चांस कब मिलता था, जब टीचर्स एब्सेंट होते थे, अदरवाइज़ कोई फ्री पीरियड होता था। इन 2 पीरियड में मैं क्लास को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जो मुझे चाहिए मैं उसे पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि आई हैव एन इंटरेस्ट इन टीचिंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज। तो मैं तो वेट करती थी कि टीचर एब्सेंट हो तो थोड़ा भाई अपने क्लास को उनकी जगह मैं पढ़ा दूँ, तो मैं ऐसा ही करती थी। एंड कोई भी चैप्टर होता तो उसको उठा के एक्सप्लेन करती थी, लाइन बाय लाइन टेक्स्ट एक्सप्लेन करती थी एंड बैकग्राउंड समझाती थी। तो ये सब मैं कब करती थी, वो ऑलरेडी हमें नहीं बोला जाता था, हमें मौका खोजना होता था कि इस बार टीचर एब्सेंट हो रहे हैं, या टीचर बहुत लंबे समय के लिए गैप कर दिया, या तो वो कहीं चला गया है कॉलेज या स्कूल के काम से, तो वो पीरियड आपका। अदरवाइज कॉलेज के बच्चों स्कूल के बच्चों को क्या मिलता था, असाइनमेंट मिलता था। असाइनमेंट पे असाइनमेंट लिखवाते थे। वो क्या हम लोग करते थे, एक कॉपी या बुक खोलते थे या तो गूगल खोलते थे और धड़ाधड़ उसको चेप के दिखा देते थे, लेकिन सीखते क्या थे, शून्य, कुछ भी नहीं सीखा, कुछ नहीं पता, बस हम कोटा पूर्ति करते थे। एंड इसमें टीचर्स की भी गलती है सबसे ज़्यादा। अगर बेस संभालने की ज़रूरत है ना, तो स्कूल के स्टूडेंट्स के बेस है, क्योंकि बेस बिगड़ गया है तो कॉलेज में कितना ही अच्छा टीचर मिले फिर आप संभल नहीं पाते हो, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। संभल तो सकते ही हैं कभी भी किसी भी स्टेज पे, बट फिर आपको बहुत टाइम लगता है। और अब कॉलेज का क्या है क्राइटेरिया, कॉलेज का क्राइटेरिया हर एक XYZ चीज़ों में डिवाइडेड है, जैसे कि आपका प्रेजेंटेशन, आपकी फ्लिप क्लासेस, ठीक है, कॉलेजेस में अब यही होता है।
एक बार प्रेजेंटेशन दो, फिर आओ वाइट बोर्ड पे आओ पढ़ाओ, एक बार डिजिटल बोर्ड पे आओ प्रेजेंटेशन दो, पीपीटी बना के दो। आप सीख रहे हो ना कुछ, आप पीपीटी बनाना सीख रहे हो, आप क्लास में स्टैंड लेना सीख रहे हो, खड़े होना सीख रहे हो, क्लास में बोल रहे हो इतने सारे 100 बच्चों के बीच में, तो ये सब बच्चा सीखता ही है। तो अब ये इसकी वजह से जो है ना कॉलेज में बहुत बेटर है ये सब। स्कूल में तो अभी भी 800 रुपये का वो अरिहंत का या किसी और कंपनी का केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल वाला जो बुक होती थी उसको मंगवाया जाता है और आगे की चीज़ें पीछे को चिपवा दी जाती हैं एंड यही हो जाता है हमारा प्रैक्टिकल। और हमें केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है कि मेरे टीचर्स कभी मुझे लेकर गए हों। लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री लैब मैं शायद 2 दिन गई हूँ एंड बायोलॉजी लैब तो भाई मैंने सिर्फ, हाँ बायोलॉजी लैब भी 3 बार गई हूँ। एक बार गई थी गलती से, झांक गई थी कि अच्छा यही है बायोलॉजी लैब, क्योंकि वो बहुत अंदर होता था तो हम लोग को जाने की परमिशन भी नहीं थी। एंड 2 बार हम लोगों की टीचर हम लोगों को भाई माइक्रोस्कोप में दिखाने के लिए लेकर आए थे बस। तो अब इतने से ही समझ जाओ कि क्या लेवल ऑफ किस लेवल का टीचिंग जो है स्कूल में हो रही होगी। अभी तो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया है सिचुएशन, बट फिर भी जो स्कूल का क्राइटेरिया है और जो कॉलेज की क्राइटेरिया है उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। कॉलेज तो आपको खुद ही स्टैंड लेने के लिए आपको मार्क्स दे दिया है, उस पर आप तो करेंगे ही। अब आपको मार्क्स चाहिए तो आपको करना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। लेकिन अब देखो इतना एफर्ट लगाना पड़ रहा है हम लोगों को ना, हमें एनईपी ले आना पड़ रहा है, हम बच्चों को कह रहे हैं कि आप कंपटीशन में पार्ट लीजिए। लेकिन जो हमारा गुरुकुल पद्धति था, जो गुरुकुल सिस्टम था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसमें आप खुद देखिए, उसमें लोग की मेंटल हेल्थ भी ठीक होती थी। आज हर कोई जो है एकदम त्रस्त होकर डिप्रेस होकर चला जा रहा है, पढ़ाई से बेचारा डिप्रेस हो जा रहा है, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है। लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा कि हम अपने हॉबीज़ के लिए 1% टाइम नहीं देते, हम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में रह जाते हैं, है ना। तो ये कहाँ से हो रहा है, मेरा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है इससे। उस वक्त के लोग मेडिटेशन करते थे, उस वक्त के लोग योगा करते थे, उस वक्त के लोग घुड़सवारी सीख लिए थे, उस वक्त के लोग क्रीड़ा करते थे, खेल खेलते थे, उस वक्त के लोग तीरंदाजी जानते थे, तीर चलाना जानते थे, उस वक्त के लोग भाला फेंकना जानते थे, है ना। तो उस वक्त के लोगों को तो बहुत कुछ आता है। एंड आज हम लोग कैसे कह सकते हैं कि गुरुकुल पद्धति अच्छी नहीं थी एंड लोग डिसिप्लिन में रहते थे। सबसे बड़ी बात तो ये, आज के तो लोग टीचर को मार दे रहे हैं, टीचर को चाकू से मार दिया जा रहा है, इस तरीके का न्यूज़ आता है। तो अब आप सोच लीजिए कि किस लेवल पे यूथ चला गया है। एंड क्राइम रेट इतना बढ़ रहा है ना। लोग स्कूल में चाकू लेकर आ रहे हैं, मार दे रहे हैं एक दूसरे को, टीचर्स से जो झगड़ा हो रहा है, टीचर्स को लिटरली मैंने, ये तो बहुत पुरानी न्यूज़ है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। मैंने एक देखा था जिसमें एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी, ठीक है, यस प्रिंसिपल थी, एंड उस बच्चे का रिजल्ट में थोड़ा डिले हो गया था। उस बंदे ने उन मैम को, स्कूटी से जा रही थी वो, उनको पेट्रोल छिड़क के जला दिया। तो अब आप सोच लीजिए कि क्या चल रहा है। वो भी ये तो मैं बता रही हूँ बहुत 10 साल हो गया भाई, जब मैं आई थिंक जब मैं छोटी थी तब का मैंने ये न्यूज़ देखा था। तो उस वक्त की मैं आपको बता रही हूँ बात, आज से बहुत पुराना, 10 साल नहीं तो 5 साल प्लस हो गया होगा। तो आप खुद सोच के देखिए कि क्या हो रहा है, कहाँ पे कमी रह गई हमारे एजुकेशन सेक्टर में। हमें क्यों नहीं मोरल वैल्यूज सिखाए जा रहे हैं। तब तो हम लोगों को सब पता है कि माता का सम्मान करते हैं, पिता का सम्मान करना है ना, प्यार से रहना है, हेट्रेड नहीं होनी चाहिए। उस वक्त सब खेल कूद में कर लेते थे, शिक्षा भी ग्रहण कर लेते थे, मेमोरी पावर भी अच्छी थी उस वक्त बहुत ज़्यादा। जिस लेवल का आज जो है एफर्ट डाला जा रहा है उस लेवल का उस वक्त पे नहीं था। उस वक्त पे सब कुछ नॉर्मल होता था। आज हम लोगों को कहना पड़ रहा है कि आप आइए, 5 नंबर आपका इस पे आप करिए, 5 नंबर आपका इस पे, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, आपको ये स्किल सीखने के लिए कहा जा रहा है। उस वक्त सब कुछ आता था सबको, तो है ना डिफरेंस। तो वो यही बोल रहे हैं कि कवि कहता है कि सभी लोग अपने गुरुओं को बुरा बताते हैं और अर्थात अंग्रेज हमें देखकर खुश होते हैं। अंग्रेज को खुशी होती है कि चलो अच्छा है, ये अपने गुरुओं को बुरा बता रहा है, इससे हम उन पर विश्वास कर सकें। वह अंदर ही अंदर हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं और बाहर से वो मीठा बोलते हैं। उनके मन में हमारे प्रति घृणा भरी है, वह तो केवल दिखावा करते हैं। हे सखी, ये अंग्रेज ऐसे लोग होते हैं जो तन के गोरे और मन के काले होते हैं। कवि कहते हैं कि ये अंग्रेज सज्जन नहीं है। उस वक्त जब हमारे भारतेंदु जी जिस टाइम पीरियड के थे,
वो उस एरा की बात करें, क्योंकि हमारे ब्रिटिशर्स ने हमारी एजुकेशन सिस्टम को एकदम डिस्टॉर्ट करके रख दिया, इतना बर्बाद कर दिया कि अगर आज मैं हिंदी बोलूँ 4 लोग के सामने तो लोग मुझे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, अगर मैं इंग्लिश बोलूँ तो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। ये प्री कंसीव नोशन बैठा दिया, समझे? तो वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारतेंदु जी को इसी से प्रॉब्लम है। वो गुरु का अपमान नहीं झेलना चाहते हैं, वो लैंग्वेज के डिसरिस्पेक्ट नहीं बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही इंग्लिश इतना जो प्रेवलेंट हुआ तो लोग हिंदी को कम समझने लगे। तो हिंदी का आज तक हिंदी राष्ट्रभाषा कहाँ बन पाई? राजभाषा ही बन पाई है ना। आज तक हिंदी को अपना सम्मान नहीं मिल पाया, बट फिर भी हिंदी हमेशा से थी है और आगे भी रहेगी, है ना। हमें बस उनका रिस्पेक्ट करना है, हमें उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं झेलनी, बस हमें इतना ट्राई करना है ताकि भारतेंदु जी भी देख के थोड़ा खुश हो कि मेरा इतने सारे राइटिंग्स में मैंने हिंदी को, मैंने भारत को बताया, है ना। आज भी अगर हमारे युवा उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं तो शायद फेलियर हो जाए, उनको बुरा लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हालांकि इस वीडियो में तो मैंने बहुत ही ज़्यादा ज्ञान दे दिया आप लोगों को, मे भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा क्योंकि उनको ये टाइम वेस्ट लग रहा होगा, बट वन डे यू विल अंडरस्टैंड कि इसकी भी नीड है सोसाइटी में। क्योंकि सिर्फ सिलेबस टू सिलेबस पढ़ोगे और मोरल वैल्यूज़ नहीं जानोगे तो आप भी कभी चाकू लेके पहुंच जाओगे स्कूल में, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप कि एक अच्छा मैसेज गया हो आपके साथ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। प्लीज़ भारत की यूनिटी बनाए रखिए, क्योंकि ये यूनिटी है तो सब कुछ है। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।